वेलकम स्टूडेंट्स। हम एक प्रैक्टिकल करेंगे जिसके अंदर हम एक अननोन हाई रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे नियॉन फ्लैश लैंप की मदद से। नियॉन लैंप जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, एक ग्लास का बना हुआ बल्ब होता है जिसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो कि एक दूसरे के काफ़ी करीब होते हैं लेकिन एक दूसरे को टच नहीं कर रहे होते। तो इस ग्लास बल्ब के अंदर नियॉन ग्लास को लो प्रेशर पे फिल किया जाता है। जब हम इस नियॉन फ्लैश लैंप को इस तरह के सर्किट में जोड़ते हैं जिसमें इसके साथ पैरेलल में कैपेसिटर लगाया जाता है और सीरीज में पावर सप्लाई और हाई रेजिस्टेंस जो कि मेगा ओम्स के वैल्यूज में हो वो लगाई जाती है, तो इस दौरान में सबसे पहले जो कैपेसिटर है वो चार्ज होता है। जब वो चार्ज हो जाता है तो उसके बाद स्पेसिफिक वोल्टेज, जिसे स्ट्राइकिंग वोल्टेज कहते हैं, उस पे ये डिस्चार्ज होना शुरू होता है और साथ ही जो नियॉन लैंप है ये ग्लो करना शुरू होता है। ये ग्लो इसलिए करता है कि उस स्पेसिफिक वोल्टेज पे इस नियॉन लैंप के अंदर मौजूद नियॉन गैस आयनाइज होना शुरू होती है जिसकी वजह से उसके अंदर से लाइट एमिट होती है और इसी दौरान में ये जो कैपेसिटर है ये डिस्चार्ज हो रहा होता है। और जब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो चुका होता है तो ये दोबारा से फिर चार्ज होना शुरू होता है और इस दौरान में फिर जो नियॉन लैंप है वो ग्लो नहीं करता। इसके बाद दोबारा से जब ये कैपेसिटर चार्ज हो जाता है और फिर डिस्चार्ज होने लगता है तो ये नियॉन लैंप फिर से ग्लो करने लगता है। तो इस तरह से ये नियॉन लैंप फ्लैशेस शो करता है। अब ये जो नियॉन लैंप के फ्लैश करने का टाइम है ये मुख्तलिफ रेजिस्टेंसेस के लिए मुख्तलिफ होता है। तो इस तरह से अगर हम रेजिस्टेंसेस और उनके लिए स्पेसिफिक फ्लैशिंग पीरियड्स के दरमियान में ग्राफ प्लॉट करें तो उसकी मदद से हम एक अननोन हाई रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस प्रैक्टिकल में हम यही तरीका अपनाएंगे। तो इस प्रैक्टिकल को हम इस टेस्ट में करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या क्या एपरेटर्स चाहिए होगा, फिर उसके साथ हम देखेंगे कि हमने ये प्रैक्टिकल किस तरीके से करना है, जिसके दौरान में हम कुछ मेजरमेंट्स लेंगे और उनसे जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास रिजल्ट में अननोन रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू आ रही है। एपरेटर्स में चाहिए होगा हमें बैटरी एलिमिनेटर, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स, कैपेसिटर। हाई रेजिस्टेंस बॉक्स का मैं आपको बताती चलूँ कि इसके अंदर ऐसी रेजिस्टेंसेस होनी चाहिए जो कि मेगा ओम्स की वैल्यूज में हों और साथ ही साथ जो कैपेसिटर है इसकी वैल्यू तकरीबन 0.2 माइक्रोफैरेड से 0.5 माइक्रोफैरेड तक की होनी चाहिए। तो कैपेसिटर और हाई रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर जो मौजूद रेजिस्टेंस हम चूज करते हैं उसकी वैल्यूज ऐसी होनी चाहिए कि नियॉन फ्लैश लैंप ज़्यादा देर तक के लिए फ्लैशेस शो करे ताकि उसके जो फ्लैशेस हैं वो मैयर कर सके हम इजीली। इसीलिए हाई रेजिस्टेंस यूज़ की जाती है और साथ ही कैपेसिटर की भी ख़ास वैल्यूज़ इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा हमें चाहिए होगा नियॉन फ्लैश लैंप, स्टॉप वॉच और इनके अलावा हमें चाहिए होगा अननोन रेजिस्टेंस और कनेक्टिंग वायर्स। तो सबसे पहले अब हम प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं जिसमें हमने इस सर्किट डायग्राम के मुताबिक इस सब एपरेटर्स को जोड़ देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास दो बॉक्सेस मौजूद हैं जिनमें से ये वाला जो बॉक्स है ये हायर रेजिस्टेंस बॉक्स है और मेरे पास जो राइट हैंड साइड पे बॉक्स मौजूद है इसके अंदर नियॉन फ्लैश लैंप, जो कि मैं इस एरो हेड से शो कर रही हूँ, ये नियॉन फ्लैश लैंप है। इसके साथ पैरेलल में कैपेसिटर लगा हुआ है, ये जो येलो कलर का है ये कैपेसिटर है और साथ ही साथ इसके साथ सीरीज में हमारे पास डीसी वोल्टेज है। यहाँ पे जो आपको नॉब नज़र आ रही है इसको हम जैसे जैसे रोटेट करते जाएं तो हम वोल्टेज की वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं और साथ ही साथ फिर इसी सर्किट डायग्राम के मुताबिक सीरीज में ही इसके साथ हाई रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस बॉक्स को जोड़ने के लिए हम वायर्स को इस्तेमाल करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि वायर्स की मदद से इस हाई रेजिस्टेंस बॉक्स को हमने यहाँ पे इस जगह से कनेक्ट किया हुआ है। तो यूं इस सर्किट डायग्राम के मुताबिक जो सर्किट है वो मेरे पास इन बॉक्सेस में मौजूद है। अब इसके बाद हमने रेजिस्टेंस की ख़ास वैल्यू सेट कर देनी है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं रेजिस्टेंस की 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस को सेलेक्ट करती हूँ। इसके बाद मैं आपको बताती चलूँ कि जो कैपेसिटर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वो है 0.5 माइक्रोफैरेड का। तो अब हमने ये करना है कि हमने यहाँ से वोल्टेज की वैल्यू को चेंज करते जाना है और देखना है कि कहाँ पे हमारे पास किस वोल्टेज पे ये नियॉन फ्लैश लैंप फ्लैश करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जब स्पेसिफिक वोल्टेज पे अभी ब्लिंक किया है यानी कि फ्लैश इसने दिया है इस बल्ब ने, तो हमने यही वोल्टेज की वैल्यू को फिक्स कर देना है। थ्रू आउट एक्सपेरिमेंट इस वोल्टेज को हमने चेंज नहीं करना। ये वोल्टेज असल में हमारे पास स्ट्राइकिंग वोल्टेज आया है जिसके ऊपर नियॉन फ्लैश लैंप ने फ्लैश करना स्टार्ट किया है।
तो मैंने इन वैल्यूज़ को यहाँ पे नोट कर लिया है कि जो हमारे पास बल्ब के लिए स्ट्राइकिंग वोल्टेज आया है वो आया है 170 वोल्ट्स, जिसको मैंने VT से डिनोट किया है, और इसके साथ जो मैंने कैपेसिटर यूज़ किया है वो है 0.5 माइक्रोफेरेड का, जिसे मैंने कैपिटल C से डिनोट किया है। इसके बाद जब बल्ब पहली दफ़ा फ्लैश करेगा तो साथ ही साथ हमने स्टॉप वॉच को ऑन कर देना है, और फिर हमने 20 फ्लैशेस के लिए टाइम नोट करना है, यानी कि जब बल्ब 20 दफ़ा ग्लो करेगा तो उसके लिए हमने टाइम नोट कर लेना है, और फिर जब ये 20 फ्लैशेस कर चुकेगा तो हमने फौरन स्टॉप वॉच को स्टॉप कर देना है और देखना है कि कितना टाइम आया है हमारे पास स्टॉप वॉच पे। तो यहाँ पे मैंने इस टेबल में सबसे पहले वो रेजिस्टेंस लिखी है जो कि मैंने चूज़ की थी। मैंने 1 मेगा ओम रेजिस्टेंस चूज़ की थी, और उसके लिए जब मैंने फर्स्ट टाइम कैलकुलेट किया, पहली दफ़ा टाइम कैलकुलेट किया 20 फ्लैशेस के लिए, तो वो मेरे पास आया 7.3 सेकेंड, जिसे मैंने T1 से डिनोट किया है। इसी प्रोसेस को दोबारा रिपीट किया, यानी कि दोबारा से 20 फ्लैशेस के लिए टाइम को नोट किया, तो वो मेरे पास आया 7.4 सेकेंड, जिसको मैंने T2 से डिनोट किया। इन दोनों का मैंने मीन निकाला और उसे T से डिनोट किया, तो इन दोनों को ऐड करके डिवाइड किया 2 से, तो मेरे पास आता है 7.35 सेकेंड। अब इसकी मदद से हमने फ्लैशिंग पीरियड को कैलकुलेट करना है, जो कि बनेगा T डिवाइडेड बाय 20, तो मेरे पास आता है 0.37 सेकेंड। इसके बाद इसी प्रोसेस को मैंने रिपीट करना है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैंने रेजिस्टेंस की मुख्तलिफ वैल्यू चूज करनी है। फॉर एग्जांपल, मैंने सेकेंड टाइम मेजरमेंट के लिए रेजिस्टेंस की जो वैल्यू चूज की है वो मैंने चूज की है 3 मेगा ओम्स। साथ ही साथ मैंने कैपेसिटर भी वही यूज़ किया है, यानी कि 0.5 माइक्रोफेरेड का, और जो हमारे पास वोल्टेज था उसकी वैल्यू भी सेम रखी है, यानी कि 170 वोल्ट्स। तो इसके साथ ही अब हमने स्टॉप वॉच की मदद से अब देखना है कि अब हमारे पास जब हमने पावर सप्लाई को ऑन किया तो अब हमारे पास ये जो नियॉन फ्लैश लैंप है ये कितने टाइम में हमें 20 फ्लैशेस देगा, तो वो टाइम हमने स्टॉप वॉच की मदद से मेजर कर लेना है। तो यहाँ टेबल में मैंने नोट किया है कि मैंने 3 मेगा ओम्स की रेजिस्टेंस चूज की थी, जिसके लिए फर्स्ट टाइम मेरे पास टाइम आया 13.9 सेकेंड, सेकेंड टाइम मेरे पास वही टाइम आया यानी कि 13.9 सेकेंड। इन दोनों का मीन निकाला तो वो मेरे पास आया 13.9 सेकेंड, और इसकी मदद से फ्लैशिंग पीरियड निकाला, यानी कि 13.9 को डिवाइड किया 20 से, तो मेरे पास फ्लैशिंग पीरियड आ रहा है 0.695 सेकेंड। इसके बाद मैंने सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए थर्ड टाइम भी यहाँ पे रीडिंग लिखी है, यानी कि 5 मेगा ओम्स रेजिस्टेंस के लिए जो मेरे पास फ्लैशिंग पीरियड आ रहा है वो आ रहा है 1.117 सेकेंड। अब इसके बाद हमने रेजिस्टेंस बॉक्स को यहाँ कनेक्शन से निकाल देना है, और इसकी जगह हमने जो अननोन रेजिस्टेंस ली हुई है उसे हमने इस सर्किट के अंदर लगा देना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हम इसको इस सर्किट के अंदर लगा रहे हैं। अब हमने इस अननोन रेजिस्टेंस के लिए 20 टाइम जो फ्लैशेस होंगे इस नियॉन लैंप के अंदर, उनके लिए हमने टाइम नोट करना है कि कितने टाइम में ये नियॉन फ्लैश 20 टाइम्स फ्लैश कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने इस टेबल में नोट किया है कि जो अननोन रेजिस्टेंस है उसे मैंने x से यहाँ पे डिनोट किया है, जिसके लिए मेरे पास मीन टाइम आया 20 फ्लैशेस का 13.8 सेकेंड, और उसकी मदद से मैंने फ्लैशिंग पीरियड कैलकुलेट किया तो वो मेरे पास आया है 0.69 सेकेंड। अब यहाँ पे इसके बाद हम रेजिस्टेंस R और फ्लैशिंग पीरियड T के दरमियान में ग्राफ प्लॉट करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि 1, 3, 5, तो साथ ही साथ जो हमारे पास फ्लैशिंग पीरियड है वो भी इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने ग्राफ प्लॉट किया है रेजिस्टेंस R और फ्लैशिंग पीरियड T के दरमियान में, जहाँ पे एक्स एक्सिस पे मैंने रेजिस्टेंस को लिया है जो कि मेगा ओम्स में है, जिसमें 1 बॉक्स इक्वल बनता है 0.5 ओम्स के, और वाई एक्सिस पे मैंने फ्लैशिंग पीरियड T को लिया है जो कि सेकंड्स में है, और उसमें 1 बॉक्स इक्वल बनता है 0.125 सेकंड के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इन सब वैल्यूज को प्लॉट किया है। तो जहाँ पे हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस का टाइम पीरियड था यानी कि 0.69 सेकेंड, वहां से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ की जो कि इस स्ट्रेट लाइन को टच करी है। फिर यहीं से मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की ताकि उसकी मदद से अब हम यहाँ पे देख सकें कि हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू आ रही है। तो मेरे पास ग्राफ की मदद से जो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.8 मेगा ओम्स।
अब हम इस तरह करते हैं कि इस रिजल्ट को वेरीफाई करने के लिए जो हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस थी उसके ऊपर जो कलर कोड्स थे उनकी मदद से हम इसकी रेजिस्टेंस को रीड करते हैं कि क्या हमारे पास रिजल्ट ठीक आया है या नहीं। तो मेरे पास जो रेजिस्टेंस मौजूद है उसके ऊपर सबसे फर्स्ट लाइन है ब्राउन, सेकंड है ग्रे, थर्ड है ग्रीन और उसके बाद फोर्थ लाइन है गोल्डन कलर की। तो कलर कोड्स को पढ़ना हम कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से कलर कोड्स की मदद से हम एक रेजिस्टेंस को जान सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्राउन, तो ब्राउन की मदद से हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू है वो है 1। इसके बाद जो हमारे पास ग्रे है, ग्रे के लिए हमारे पास वैल्यू है 8, तो ये आ जाएगा 8। और इसके बाद जो ग्रीन है, ग्रीन के लिए हमारे पास मल्टीप्लायर आता है 10⁵5, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10⁵5। और इसके बाद हमारे पास गोल्डन लाइन है, तो गोल्डन के लिए हमारे पास यहाँ पे टॉलरेंस आती है ±5%, तो ये हो जाएगा ±5%। तो यहाँ पे अगर मेगा में मैं कन्वर्ट करना चाहूँ तो इसको मैं मल्टीप्लाई भी करूंगी, सॉरी यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ 10 से और डिवाइड कर दूंगी 10 से। तो ये वाले जो 10 और 10⁵5 है ये मेरे पास बन जाएगा 10⁵6, यानी कि ये बन जाएगा मेगा, ठीक है। तो ये जो 10 है ये 18 से जब डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा 1.8 मेगा ओम और इसके साथ टॉलरेंस आ जाएगी ±5%। तो इसके मुताबिक हमारे पास जो रिजल्ट आया है कैलकुलेशन से वो बिल्कुल ठीक आया है।